स्वागत है दोस्तों आपका YouTube के टीटी क्लासेस चैनल पर। दोस्तों हम 2016 यूपी टेट का पेपर पिछला सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे और फिर से उन पे अपना रिव्यू देंगे। दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर है। दोस्तों इतने आंकड़े दिए गए हैं, इनका परिसर हमको निकालने के लिए कहा है। दोस्तों परिसर निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, परिसर इक्वल टू उच्चतम पद माइनस न्यूनतम पद। उच्चतम पद दोस्तों इसमें सबसे उच्चतम पद मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो, और इन सारी संख्याओं में किस संख्या की वैल्यू सबसे ज्यादा है दोस्तों, वो है 42। 42 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो उच्चतम पद हमारा क्या हो गया 42। न्यूनतम पद हमारा दोस्तों कौन सा है, जिसकी वैल्यू सबसे कम हो दोस्तों, वो पद हमारा कौन सा हो गया 15। तो न्यूनतम पद हमारा कौन सा हो गया 15। तो उच्चतम पद में से मैंने न्यूनतम पद को घटा दिया, तो हमको परिसर पता चल गया। इस प्रकार से हमारा परिसर कितना आ गया 42 माइनस 15 27। सातवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर माप का एक घनाकार गोदाम है। एक गोदाम है जिसका माप 60, 40 और 30 मीटर दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस गोदाम में कितने घनाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है। अब ये घनाकार गोदाम है। अब गोदाम में आपको एक छोटे 0.8 आयतन का बॉक्स जो है एक रखना है। अब कितने वो पूछ रहा है कि अगर उस गोदाम में हम ऐसे 0.8 आयतन का बॉक्स रखना चाहें तो पूरे इस गोदाम में हम कितने बॉक्स रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो घनाकार हमको दिया गया है गोदाम, इसका आयतन अगर हमको निकाल लें तो उस पूरे आयतन में अगर ये जो छोटा सा आयतन है जो बॉक्स हमको रखना है, इस आयतन से भाग दे दें, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कितने घनाकार बक्से छोटे वाले रखे जा सकते हैं ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम घनाकार गोदाम का आयतन निकालेंगे। तो बड़े वाले घनाकार गोदाम का आयतन निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, बड़े वाले घनाकार गोदाम का आयतन होता है 60 लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 60 इंटू 40 इंटू 30। और छोटे वाले घनाकार का जो हमको आयतन दे रखा है दोस्तों वो क्या है 0.8 मीटर क्यूब। अब इसका बड़े वाले का आयतन बटे मैं छोटे वाले का आयतन कर दूं तो मुझे टोटल कितने रखे जा सकते हैं बक्से, उसकी संख्या पता चल जाएगी। तो दोस्तों मैंने इसे यहाँ डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। भाग देने पे मैंने यहाँ 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया ताकि नीचे का दशमलव खत्म हो जाए। दोस्तों नीचे का दशमलव खत्म किया, फिर हमने 5 से 8 से इसे काट दिया और ये 8 पंचे 40 हो गया, और यहाँ पे हमने गुणा करके प्राप्त किया दोस्तों कितना 90,000, जो हमारा इतना घनाकार बक्सा रखा जा सकता है पूरे उस गोदाम में। ठीक है दोस्तों, जो हमारा एक सही उत्तर है। अब दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर, जिसमें दिया गया है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू a + b √3। अब इसमें दोस्तों हमको a + b की वैल्यू निकालनी है, a और b की। a + b √3 दे रखा है इस फॉर्म में, हमको a और b की वैल्यू पूछता है। तो दोस्तों अगर हम इस फॉर्म को जो हमारा ये दिया गया है, इसको अगर हम a + b के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम दोनों का तुलना कर लेंगे, दोनों की समानता कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा a और b की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका √3 - 1 अपॉन √3 + 1 में जो नीचे वाली संख्या थी √3 + 1, इसका मैंने क्या किया कि √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। √3 - 1 √3 - 1 जब मैंने ऊपर नीचे गुणा किया तो √3 - 1 एक ढंग से कट गया, तो इस संख्या में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, इससे इस संख्या में जब परिवर्तन नहीं हुआ तो हमको वही संख्या मिली जो संख्या यहाँ पे थी। अब दोस्तों इससे क्या हुआ, हमारा √3 - 1 और √3 - 1 ये हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब √3 + 1 और √3 - 1 ये हो जाएगा हमारा a + b और a - b। तो a² - b² का दोस्तों ये फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b, मतलब एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, a² - b²। यहाँ पे a और b का फॉर्मूला a + b और a - b को अगर हम एक ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई करें
तो ये जो फार्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनता है, इसी फॉर्म में हम देख सकते हैं यहाँ पे है दोस्तों। तो जैसे ही हम इसे खोलेंगे तो हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खुलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब दोस्तों √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर दोस्तों हम जानते हैं 3 होता है, और 1 का स्क्वायर दोस्तों हम जानते हैं 1 होता है, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए हमारा √3 है और बी हमारा 1 है। तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 3 + 1 माइनस 2 ए इंटू बी मतलब 2√3 हो गया दोस्तों। तो हमारा क्या हो गया 4 - 2√3, 4 - 2√3 अपॉन 3 में से √3 का स्क्वायर दोस्तों 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 में से 1 गया 2। तो दोस्तों यहाँ से हमारा 2 हमने कॉमन लेके आपस में काट दिया, तो बचा 2 - √3, जहाँ पे इक्वल टू a + b √3 के है। अब दोस्तों इससे हमने कंपेयर करा लिया, इससे हमने इसकी समानता करा ली, तो हमने देखा कि a की वैल्यू यहाँ पे जो आई वो 2 हो गई और b की वैल्यू जो आई वो -1 हो गई। इस प्रकार से दोस्तों हम a और b की वैल्यू बड़े आसानी से और सरलता पूर्वक निकाल सके। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दोस्तों क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों हमको 4 विधियां दे रखी हैं, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि। तो दोस्तों प्रदर्शन विधि जो होती है वो हमको क्या करना होता है कि देखना होता है, उसके लिए सुनना होता है और समझना होता है। ये तीनों सिद्धांत जो है वो हमारी प्रदर्शन विधि के लिए लागू होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर दोस्तों होगा प्रदर्शन विधि। उसके बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है, कोई छात्र 5500 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो हमको साफ साफ समझ में आता है कि हमको 5550 लिखना था, 5500 को वो 550 लिख रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि उसको 1000 के स्थानीय मान का ज्ञान नहीं रहा होगा, इसी कारण इसका परफेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। और दोस्तों अगर हम इसके दूसरे विकल्पों पे जाए तो दिया हुआ संख्याओं का ज्ञान नहीं है। दोस्तों अगर उसको संख्याओं का ज्ञान न होता तो वो 550 भी न लिख पाता। इस प्रकार से उसको संख्याओं का ज्ञान तो है, गणित का ज्ञान नहीं है। दोस्तों अगर उसको गणित का ज्ञान न होता तो वो जोड़ घटाना या संख्याओं को न प्रदर्शित कर पाना उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तो केवल गणित के स्थानीय मान भी गणित का ही भाग है दोस्तों, लेकिन वो एक उसका केवल भाग है और इसलिए हम इसमें एक उसका सही उत्तर स्थानीय मान मानेंगे, जबकि गणित भी इसका उत्तर हो सकता है। लेकिन क्योंकि स्थानीय मान की अवधारणा यहाँ पे ज्यादा स्पष्ट कर रही है इस उत्तर को, इसलिए हम इसके उत्तर को स्थानीय मान ही लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जोड़ का ज्ञान नहीं है दोस्त, यहाँ पे जोड़ की कोई बात ही नहीं है, तो जोड़ का ज्ञान होना कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 विकल्प को हम आसानी से हटा सकते हैं। हमारा जो पहला विकल्प है वही सही होगा, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट सही नहीं है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम 11वें नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि 20 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको एक त्रिभुज दे रखा है, कह रहा है कि वो समबाहु है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर भुजा है दोस्तों यहाँ पे बोला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में दोस्तों तीनों भुजा जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो मतलब हमारी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 20-20 सेंटीमीटर की इसमें दे रखी हैं। अब 20-20 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं और फॉर्मूला हमारा होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों हमने भुजा की मान जो है वहां पे 20 रख दिया, तो √3/4 इंटू 20 स्क्वायर हो गया दोस्तों। 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो गया, 4 में से 400 कटा, हमारा 100 बचा, तो 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हुआ वो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, जो कि हमारा एक सही उत्तर है दोस्तों। इसके बाद हम 12वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें दिया गया है यदि 2 वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। दोस्तों
दो वृत्त दिए हुए हैं, उनकी परिधि का अनुपात दे रखा है 3:1 और वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है दोस्तों। तो इसमें पहले हमको वृत्त की परिधि कितनी की होती है वो पता होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2πr, और वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। ठीक है दोस्तों, अगर हम माने O1 एक वृत्त R1 त्रिज्या का है और O2 जो है वो दूसरा वृत्त है हमारा R2 त्रिज्या का, तो उनके परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 2πr1:2πr2। 2π कट गया तो उनकी परिधि का जो अनुपात निकला दोस्तों वो R1:R2 का निकला। ओके दोस्तों, अब दोस्तों अगर इस प्रकार से हम उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना चाहेंगे तो दोस्तों उनके क्षेत्रफल का अनुपात इस प्रकार से निकालेंगे πr1² इंटू πr2²। तो इस प्रकार से उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो गया R1² R2²। अब क्योंकि दोस्तों उनकी परिधि का अनुपात 3:1 दे रखा है तो हमको क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। अब चूंकि जो है परिधि का अनुपात वो R1:R2 है, यहाँ पे R1²:R2² है। तो इसका मतलब दोस्तों जो अनुपात दे रखा है अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो हमको जो अनुपात मिलेगा वो क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हमने क्या किया कि 3:1 जो परिधि का अनुपात दे रखा था उसका स्क्वायर कर दिया, तो हमको क्या मिला 9:1, जो हमारा सही उत्तर है। इस प्रकार से वृत्त O1 और O2 के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 का अनुपात मिलेगा, जो हमारे सही अनुपात को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, कृपया आगे देखते रहें इस प्रकार, और आगे हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको आगे सॉल्व करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।